नमस्कार, न्यूज 18 राजस्थान पर आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार और आप देख रहे हैं मारो राजस्थान। चलिए खबरों की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। अमरनाथ हादसे को लेकर अपडेट है। श्रीगंगानगर के 3 लोगों की मौत इस हादसे में हुई है और श्रीनगर से सुनीता वधवा की जगह पर महाराष्ट्र की सुनीता का शव दिल्ली पहुंच गया था। दिल्ली में परिजनों ने इसकी पहचान की और अब श्रीनगर से दिल्ली भेजा जाएगा। श्रीगंगानगर की सुनीता वधवा का शव देर शाम तक मोहनलाल वधवा और सुनीता वधवा के शव पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है। बड़ी जानकारी इस पूरे मामले को लेकर के बड़ी खबर है। श्रीगंगानगर के 3 लोगों की मौत अमरनाथ हादसे में हुई है और इस हादसे के बाद श्रीनगर से सुनीता वधवा की जगह पर महाराष्ट्र की सुनीता का शव दिल्ली तक पहुंच गया था। इसे आखिरकार पहचान लिया गया और अब इसे वापस रिटर्न किया गया। ज्यादा जानकारी के साथ श्रीगंगानगर से हमारे संवाददाता अशोक शर्मा फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अशोक, क्या अपडेट है आपके पास? देखिए हेमंत, 3 लोगों की मौत हुई। उनमें से जो दिवंगत सीआई थे वो सुशील खत्री जी, उनका जो पार्थिव देह है वो श्रीगंगानगर पहुंच चुकी है और उनका 11 बजे अंतिम संस्कार किया जाएगा पदमपुर रोड स्थित कल्याण भूमि में। लेकिन जो सबसे बड़ी गफलत वाली स्थिति पैदा हुई वो वधवा कपल को लेकर हुई, क्योंकि दिल्ली में जब वधवा कपल का जब आइडेंटिफिकेशन की जा रही थी तो मोहनलाल वधवा तो अपनी जगह सही थे, लेकिन सुनीता वधवा की जगह महाराष्ट्र की किसी सुनीता का पार्थिव देह दिल्ली पहुंच गई थी, जिसको लेकर अब पूरी की पूरी जो स्ट्रेटेजी थी वो पूरी चेंज हो गई है। अब श्रीनगर से सुनीता वधवा का जो शव है वो दिल्ली पहुंचाया जाएगा और उसके बाद में परिजन मोहनलाल वधवा के साथ साथ सुनीता वधवा के शव को लेकर श्रीगंगानगर पहुंचेंगे। हालांकि अब इसमें पूरा लंबा चौड़ा टाइम लगना है, क्योंकि पूरी प्रोसीडिंग दोबारा से एक बार फिर से होनी है और थोड़ी सी आशंका ये भी जताई जा रही है कहीं ऐसा ना हो कि श्रीगंगानगर की जो सुनीता वधवा थी उनकी बॉडी को महाराष्ट्र पहुंचा दिया गया हो। तो यदि ऐसा होता है तो उसमें और ज्यादा टाइम लगना है। साथ ही साथ अशोक, मैं भी जानना चाहूंगा कि आखिरकार जो शव अब तक पहुंच चुका है अभी सुशील खत्री का, उनका अंतिम संस्कार कब होगा? उनका अंतिम संस्कार जी 2 घंटे बाद होना है, लगभग 11 बजे पदमपुर रोड स्थित कल्याण भूमि पर। जी, और जैसे ये शव यहाँ पर पहुंचे, जाहिर सी बात है पूरे गंगानगर में शोक की लहर है। किस तरह से लोगों के रिएक्शंस आ रहे हैं? देखिए निश्चित तौर पर, क्योंकि जब से ये इन्फॉर्मेशन आई थी कि अमरनाथ त्रासदी के अंदर श्रीगंगानगर के 3 लोग काल का शिकार हुए हैं, तो पूरे श्रीगंगानगर जिले में ही न केवल उनका परिजन बल्कि पूरे श्रीगंगानगर वासी काफी शोक में डूबे हुए थे। खासतौर से दिवंगत सीआई जो उसमें पुलिस महकमे के बड़े अधिकारी रहे हैं, पुलिस महकमा भी काफी शोक संबित महसूस कर रहा है और निश्चित तौर पर जब 11 बजे उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा तो काफी लोगों के जुटने की भी उम्मीद है। खासतौर से पुलिस विभाग के तो होंगे लेकिन श्रीगंगानगर जिले के जो लोग हैं उनके जो रिलेटिव्स हैं, कितने लोगों का जत्था यहाँ से रवाना हुआ था, अमरनाथ यात्रा के लिए गया हुआ था, और अब बाकी के लोगों के भी कोई समाचार मिल पाए हैं परिजनों से? देखिए लगभग 2 दर्जन लोगों का जत्था श्रीगंगानगर से अमरनाथ यात्रा के लिए गया हुआ था, जिसमें से 3 की कैजुअलिटीज की जो इन्फॉर्मेशन है वो हम सबके सामने है ही है। साथ ही साथ 3 लोग जो माइनर इंजर्ड थे उनका श्रीनगर के हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। हालांकि वो आउट ऑफ डेंजर हैं, लेकिन बाकी जो लोग हैं वो सकुशल हैं। काफी लोग तो वापस लौट भी रहे हैं। अभी हमारी कुछ देर पहले कुछ लोगों से बात हुई, वो अभी ऑन द वे हैं। बहुत जल्दी श्रीगंगानगर वापस सकुशल लौट आएंगे। जी, जो लोग वहां से लौट रहे हैं, क्या आपकी उनसे कोई बातचीत हुई है? अब किस तरह का माहौल है वहां पर? देखिए चूंकि ये लोग जब उस त्रासदी में फंसे थे तो निश्चित तौर पर माहौल तो अच्छा नहीं रहा होगा, लेकिन अब चूंकि ये लोग वहां से वापस आ गए हैं तो अब इनसे हमारी फेस टू फेस बात नहीं हुई है। कुछ लोगों से अभी हमारी बात हुई है जो दिल्ली से या अमरनाथ से बाई रोड बाई ट्रेन यहाँ श्रीगंगानगर के लिए वापस लौट रहे हैं। अब उनके आने के बाद ही उनके रिएक्शन सामने आ पाएंगे कि किस तरह के वहाँ माहौल रहे थे, लेकिन निश्चित तौर पर इतनी बड़ी त्रासदी है तो माहौल तो जरूर। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अशोक तमाम जानकारी के लिए। और श्रीगंगानगर के 3 लोगों की मौत हुई है, एक मृतक का शव यहाँ पर श्रीगंगानगर पहुँच गया है। इसका अंतिम संस्कार करीब आधे घंटे बाद यहाँ पर श्रीगंगानगर में होगा। और आपको बता दें कि बाकी के 2 शवों का इंतजार है अभी, जिसमें से सुनीता का शव वापस से दिल्ली तक पहुँचेगा और चूँकि श्रीगंगानगर की जो सुनीता वधवा है उनकी जगह पर महाराष्ट्र के सुनीता का शव पहुंच गया था। इसे हालांकि दिल्ली में परिजनों ने पहचान लिया था और अब इसे वापस महाराष्ट्र के लिए भेज दिया गया है। सुनीता वधवा और उनके पति के जो शव हैं वो अभी आने बाकी हैं, मोहनलाल के, वो भी आज देर शाम तक पहुंचने की संभावनाएं हैं।
तो श्रीनगर से सुनीता वधवा की जगह पर महाराष्ट्र की सुनीता का शव भेज दिया गया था। दिल्ली में परिजनों ने इसे लेकर के पहचान हुई है और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ दिल्ली से हमारे सहयोगी लखवीर सिंह हमारे साथ फोन लाइन पर है। लखवीर, क्या जानकारी है आखिरकार जो श्री गंगानगर की सुनीता वधवा का शव था उनकी जगह पर किसी महाराष्ट्र की सुनीता का शव पहुंच गया था, अब क्या ये पहचान कर ली गई है सुनिश्चित? जी देखिए हेमंत, अमरनाथ में जिस तरीके से बादल फटने से राजस्थान के श्री गंगानगर जिले के 3 जो बाशिंदे थे जो वहां गए हुए थे उनकी मौत हुई थी, जिसमें सुशील खत्री, मोहनलाल वधवा और सुनीता वधवा की मौत हुई थी। तो जो सुनीता वधवा है उनकी जगह महाराष्ट्र की रहने वाली सुनीता गोखले का जो शव है वो दिल्ली एयरपोर्ट पर आ गया था। जब उनके जो परिजन वहां रिसीव करने पहुंचे थे तो उन्होंने जब शिनाख्त की तब उन्होंने जब राजस्थान सरकार के अधिकारियों को ये बात बताई कि ये सुनीता वधवा का शव नहीं है, तब पूरा जो प्रशासन है वो अलर्ट हुआ, वो सख्ते में आया और जो सुनीता गोखले का शव आ गया था उसको वापस से श्रीनगर भेजा गया। अब शिनाख्त की जा रही है कि सुनीता जो वधवा है उनका शव बरामद किया जाए और उसे वापस से दिल्ली लाया जाए एयरपोर्ट, और दिल्ली एयरपोर्ट से वो शव जब आएगा तो उनके पति मोहनलाल वधवा का शव भी दिल्ली मोर्चरी में रखा हुआ है। उन दोनों शव को वापस से श्री गंगानगर जिले के लिए रवाना किया जाएगा। देर शाम तक माना जा रहा है कि सुनीता वधवा का जो शव है वो यहाँ लाया जा सकेगा। वहीं सुशील खत्री की अगर बात की जाए तो सुशील खत्री का शव कल देर रात को ही दिल्ली से श्री गंगानगर के लिए एम्बुलेंस के जरिए रवाना कर दिया गया है। अभी तक की अगर बात की जाए तो श्री गंगानगर जिले में उनका शव प्रवेश कर भी गया और उनके परिजनों को सौंप दिया जाएगा। तो ये एक बड़ी चूक कह सकते हैं प्रशासन की, हेमंत की, ये प्रशासन से एक बड़ी चूक हुई है कि एक्सचेंज शव का हो गया। सुनीता वधवा का जो शव आना था वो सुनीता गोखले महाराष्ट्र की निवासी का शव आया है। लेकिन यह भी एक जो है कि पहले ही इसकी पहचान हो गई तो ज्यादा मुश्किल है, वरना अगर ये शव श्री गंगानगर पहुंचता और वहां पर लखवीर अगर इसकी पहचान होती तो उसके बाद ज्यादा तकलीफ और मुश्किल होती। तो ये भी एक बात रही कि यहाँ पर पहले दिल्ली में ही इसकी पहचान कर ली गई, तो अब ज्यादा समय हालांकि अब नहीं लगेगा, कुछ समय तो जरूर लगेगा। बिल्कुल हेमंत, गनीमत रही कि जो वधवा परिवार है उनके एक परिजन दिल्ली में ही रहते हैं और वो जब वहाँ उनका शव जब आया तो वो वहां पहुंचे थे दिल्ली एयरपोर्ट, और जब यहाँ जो एडिशनल जो पीआरसी हैं मनोज सिंह, उनसे जब उनकी बातचीत हुई तो जब उन्होंने शव देखा तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ये मोहनलाल वधवा का शव तो हमारा ही है, लेकिन ये जो सुनीता है ये कोई और सुनीता है, सुनीता वधवा का शव नहीं है। तब प्रशासन पूरा अलर्ट हुआ और उन्होंने तुरंत इस शव को वापस श्रीनगर के लिए भेजा और वहां तमाम जो लोग राजस्थान सरकार के मॉनिटर कर रहे हैं उन्हें भी कहा गया कि ये गलत शव एक्सचेंज हो गया है और सुनीता वधवा का जो शव है वो अब दिल्ली लाया जाए ताकि हम परिजनों को सौंप सके। बिल्कुल तो लखवीर, चलिए बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए, और लगातार अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे और इसी बीच अब बड़ी खबर है, बांसवाड़ा में दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है। कार और ट्रोले में आपस में भिड़ंत हुई है। कार सवार पति पत्नी की दर्दनाक मौत होने की जानकारी इस हादसे में सामने आ रही है। 2 बच्चियां यहां पर घायल हुई हैं। पावागढ़ दर्शन करने के लिए ये लोग जा रहे थे कार से, और कार सवार बच्चियों का एमजी अस्पताल में इलाज अभी जारी है। बड़ी जानकारी है, और इस हादसे के बाद की पहली तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, न्यूज़ 18 राजस्थान पर ये पहली तस्वीरें इस हादसे के बाद की, किस तरीके से यहाँ पर पूरा ये हादसा हुआ। इसके बाद कार पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है, 2 लोगों की जान गई है। हालांकि जो बच्चियां हैं वो उनका इलाज अभी शुरू किया गया है, उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, वो काफ़ी गंभीर है, घायल हैं दोनों बच्चियां। और ये जो जानकारी इस वक्त मिल पा रही है उसके मुताबिक हम आपको बता दें कि पावागढ़ दर्शन करने के लिए ये पूरा परिवार जा रहा था और इसी दौरान कार जो है वो ट्रोले से टकराई, जिससे ये सड़क हादसा हुआ है। कार सवार पति पत्नी की मौत होने की जानकारी सामने आ रही है। उनकी 2 बच्चियां घायल हैं जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, उनका इलाज वहां पर शुरू किया गया। बांसवाड़ा से हमारे सहयोगी आकाश हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। आकाश, कैसे यह हादसा हुआ, अभी क्या जानकारी है आपके पास? सर, ये देर रात की घटना है। इसमें कार में जो मंदसौर से आ रहे थे, ये पावागढ़ मंदिर दर्शन करने जा रहे थे, उसी समय आमने सामने टोले की टक्कर हो गई है। उसी भिड़ंत में पति पत्नी की मौत हुई है। वहीं 2 बच्चे गंभीर रूप से घायल बता रहे हैं। वहीं घायलों को महात्मा गांधी अस्पताल में भर्ती कराया है। ये पावागढ़ से मतलब मंदसौर से पावागढ़ मंदिर दर्शन करने के लिए जाते हुए ये एक्सीडेंट हुआ है। आकाश, ये जो स्थिति इस वक्त हम देख पा रहे हैं तस्वीरों में कार की, उससे ये लगता है कि अब भीषण टक्कर हुई है, जबरदस्त, और उस दौरान जो स्पीड है वाहनों की वो भी ज्यादा तेज रही होगी। जी सर, बिल्कुल बिल्कुल, ये भी
आप तस्वीरों को देखते हुए देख ही सकते हैं कि कितना भीषण एक्सीडेंट हुआ है। ये अपने घाटोल रोड के नेशनल हाईवे पे हुआ है। ये सेनावासा के आसपास बाईपास पे एक परिवार के लोग इंतजार कर रहे थे, उसी समय ये इनका एक्सीडेंट हुआ। आकाश, ये जो परिवार हादसे का शिकार हुआ है, इसकी कोई जानकारी मिल पाई है? इसका नाम पता? जी बिल्कुल बिल्कुल, इनके नाम पते हैं। मंदसौर निवासी एक तो हिमांशु शर्मा है जो 47 वर्ष का है, वहीं पत्नी का नाम दीपिका शर्मा है जो कि उनका उम्र 40 वर्ष बताई गई है। वहीं दोनों बेटियां को जिला अस्पताल में भर्ती करा है। दोनों बच्चियां कितनी बड़ी हैं और अभी उनके इलाज को लेकर के, उनकी हालत को लेकर के क्या जानकारी है आकाश? बताना चाहेंगे, दोनों बेटी छोटी है। एक का नाम दृष्टि जो 5 वर्षीय है और एक का नाम है विदिका जो 16 वर्षीय है। उनका अभी उपचार किया जा रहा है और जिला अस्पताल में भर्ती है। अभी उनको तो ये पता भी नहीं होगा कि उनके माता पिता इस दुनिया से रुखसत हो गए हैं, और ये उनके लिए एक बड़ा सदमा होगा जब उनको इस बात का पता चलेगा। आकाश जी बिल्कुल बिल्कुल सही, इसमें इनके परिजनों को बुला दिया गया है, वहीं जिला अस्पताल में उनके साथ है। जी, और ये जिस कार जिस ट्रोले से टकराई है उसको लेकर के क्या जानकारी है? इसमें तो अभी सामने ही आ रहा है कि कार और टोला दोनों अपोजिट साइड से आ रहे थे और आमने सामने की भिड़ंत बताई जा रही है। अभी इसमें पुलिस जांच कर रही है। पुलिस ने इस पूरे मामले में क्या इस ट्रोले चालक को हिरासत में लिया है, ट्रोले को जब्त किया है? जी, टोले को जब्त कर लिया है और ये इसकी आगे की कार्रवाई की जा रही है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया आकाश हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। तो आकाश हमारे संवाददाता बांसवाड़ा से बता रहे थे। बहरहाल ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि हादसा कितना भीषण रहा होगा और कितनी तेज रफ्तार से दोनों गाड़ियां आपस में टकराई होंगी, जिससे पूरी की पूरी कार जो है वो क्षतिग्रस्त हो गई है। 2 लोगों की मौत हुई है इस हादसे में। पति पत्नी की जान गई है, मौके पर ही उन्होंने दम तोड़ दिया। साथ ही उनकी 2 छोटी बच्चियां हैं जिनको घायल हालत में अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। तो वहीं कोटा से खबर, जहां पर कोचिंग सिटी कोटा में चोरी की वारदात हुई है और ये वारदातें यहां पर थमने का नाम नहीं ले रही। कुन्हाड़ी इलाके के संगम विहार कॉलोनी में एक और कार चोरी की वारदात सामने आई है जो सीसीटीवी में कैद हुई है और ये वारदात जो है उसकी तस्वीरें, लाइव तस्वीरें सामने आई हैं। बाइक पर सवार बदमाश यहां पर इन तस्वीरों में आते हुए दिखाई दे रहे हैं और कार को चुरा करके मौके से फरार हो गए। ये भी इन तस्वीरों में रिकॉर्ड हुआ है। ये तस्वीर सीसीटीवी में कैद हो गई। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से बेखौफ होकर के बदमाश यहां पर पहुंचे और जो है चंद मिनटों में ही इस कार को स्टार्ट करके चोरी की वारदात को अंजाम दिया और उसके बाद मौके से फरार हो गए। ये वारदात 7 जुलाई की रात की बताई जा रही है। फिलहाल कुन्हाड़ी थाना पुलिस पूरे मामले को लेकर तफ्तीश कर रही है और शिकायत दर्ज करवाई गई है कार मालिक की ओर से और गुजारिश की गई है कि पुलिस इस पूरे मामले को लेकर के जो है जल्द से जल्द तफ्तीश करके इसका खुलासा करें। और कार खड़ी करी, उसके ठीक 1 घंटे बाद ही 3 व्यक्ति मोटरसाइकिल से आए और उन व्यक्तियों ने गेट दरवाज़ा तोड़ के और उस कार को 8-9 मिनट के अंदर उस गाड़ी को वहाँ से चला के ले गए। यार उसमें हमने कुन्हाड़ी थाने में दर्ज करा दी है। मेरी आज सुबह पुलिस वालों से बात हुई थी, उन्होंने कहा ठीक है कार्रवाई कर रहे हैं, आश्वासन दे रहे हैं, पर मतलब वो जो कार्रवाई होनी चाहिए वो नहीं हो पा रही। चलिए आगे बढ़ेंगे। मिशन 2023 को लेकर के भारतीय जनता पार्टी जुट गई है और आज सिरोही के माउंट आबू में राजस्थान इकाई की ओर से प्रदेश स्तरीय प्रशिक्षण शिविर का आगाज हो रहा है। 12 जुलाई तक इसका आयोजन होगा। शिविर में बूथ लेवल के माइक्रो मैनेजमेंट के साथ मोदी सरकार की योजनाओं और उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाने को लेकर चर्चा की जाएगी और विस्तृत चर्चा के बाद में एक रणनीति यहां पर बनेगी जिससे कि आम जनता की नीतियों को, इन योजनाओं को पहुंचाया जा सके। साथ ही साथ लाभार्थियों तक पहुंच बनाने के लिए इस पर फोकस रख करके एक प्रोग्राम डिजाइन किया जाएगा जिससे और ज्यादा अच्छे तरीके से आम लोगों तक पहुंचा जा सके। और इसके बाद बीजेपी की ओर से प्रदेश में अब जल्द ही एक बड़े आंदोलन का ऐलान हो सकता है, एक अभियान चलाया जा सकता है और 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर में 15 सत्रों में प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इसका जायजा लिया हमारे संवाददाता प्रतीक सोलंकी मौके पर पहुंचे थे और उन्होंने बात भी की। साथ ही जानकारी देते हुए प्रतीक सोलंकी ने यह भी बताया कि किस तरीके से पूरा प्रशिक्षण शिविर यहां पर आयोजित किया जा रहा है। इसके लिए तमाम जो बड़े बीजेपी के नेता हैं राजस्थान के, वो यहां पर पहुंच चुके हैं, जिनमें प्रदेशाध्यक्ष सतीश पुनिया समेत तमाम राजस्थान बीजेपी के नेताओं की मौजूदगी यहां पर इस प्रशिक्षण शिविर में देखी जा रही है। आपको सीधे हम ले सकते हैं सिरोही, जहां पर हमारे सहयोगी प्रतीक सोलंकी हमारे साथ जुड़ रहे हैं और तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से
यहाँ पर इस प्रशिक्षण शिविर का आगाज हो रहा है। गजेंद्र सिंह शेखावत केंद्रीय मंत्री यहाँ पर पहुंचे, उनका स्वागत सत्कार और अभिनंदन किया जा रहा है। इससे पहले सतीश पूनिया यहाँ पर पहुंच चुके हैं और साथ ही साथ अन्य बड़े नेता जो भारतीय जनता पार्टी राजस्थान के हैं उनके पहुंचने का सिलसिला भी लगातार जारी है। ये तस्वीरें सिरोही की तस्वीरें हैं जहाँ पर माउंट आबू में हो रहे प्रशिक्षण शिविर में शिरकत कर रहे हैं केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत। कैलाश चौधरी भी यहाँ पर पहुंचेंगे और साथ ही साथ वसुंधरा राजे भी इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। इस तरह की भी जानकारी और बिल्कुल मैं यहाँ पर बताना चाहूंगा कि हमारे साथ में जी तो उनसे बातचीत कर रहे थे प्रतीक, लेकिन बहरहाल प्रतीक तस्वीरें भी दिखाइए और बताइए कि किस तरह से ये आगाज इस वक्त यहाँ पर हो रहा है। जी मैं बिल्कुल बताना चाहूँगा यहाँ माउंट आबू में जो है प्रशिक्षण शिविर जो है भाजपा का प्रशिक्षण शिविर जो है यहाँ पर आगाज हो चुका है। यहाँ पर कई जो केंद्र व राजस्थान के जो है कार्यकर्ता व एमपी एमएलए यहाँ पर आना शुरू हो चुके हैं। 3 दिवसीय चलने वाला ये जो कार्यक्रम है, हमारे साथ में लोग जुड़े, उनसे जानेंगे कि किस प्रकार आप बताएं प्रशिक्षण शिविर जो चल रहा है इसमें क्या रणनीति होने वाली है, किस प्रकार बूथ लेवल के कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा। देखिए ये हमारा 3 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम है और इस प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंदर आज 6 सत्र होंगे, कल 7 सत्र होंगे और परसों के दिन 2 सत्र होंगे। अलग अलग विषयों के ऊपर सत्र होंगे और अलग अलग विषयों के ऊपर पार्टी के शीर्ष नेतृत्व उनको प्रशिक्षण करने का काम करेंगे। तो ये कि पार्टी के दोनों ही प्रकार के, एक वैचारिक भी है इस प्रशिक्षण शिविर के अंदर और एक संगठनात्मक, दोनों प्रकार की चर्चाएं अलग अलग सत्रों के अंदर आएंगी। सर ये बताएं कि जिस प्रकार जो प्रदेश में 52,000 बूथ हैं उनको मजबूत करने के लिए भी इस प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया है। 2023 को फतेह को लेकर जो इलेक्शन आने वाले इसको लेकर यह प्रशिक्षण किया जा रहा था, इसमें किस प्रकार जो है रणनीति बनेगी और किस प्रकार प्रशिक्षण दिया जा रहा है। सर देखिए पार्टी की स्पष्ट मान्यता इस बात की है कि पार्टी सर्वस्पर्शी और सर्वव्यापी बने और पार्टी का संगठनात्मक ढांचा नीचे तक जाए। पहले हम मंडलों तक पहुंचे, मंडल से हम शक्ति केंद्र पहुंचे, शक्ति केंद्र से बूथों तक पहुंचे और अब बूथों से भी नीचे पन्ना प्रमुख की नियुक्ति हमारी प्राथमिकता है। इसलिए बूथ इकाई मजबूत बने और पन्ना प्रमुख की नियुक्ति हो, ये एक संगठनात्मक कार्यक्रम है। इस संगठनात्मक कार्यक्रम के तहत इसकी भी चर्चा और एक तरीके से उसका लेखा जोखा कि कितने बूथों तक हम पहुंचे। लोकसभा और विधानसभा चुनाव के कई बूथ ऐसे हैं जो कमजोर बूथ है, उनका भी केंद्रीय नेतृत्व ने टास्क दिया है कि सांसदों को इतने बूथों तक जाना है, विधायकों को इतने बूथों तक जाके सतत संपर्क करके उन बूथों के ऊपर पार्टी विजय कैसे बने, इस मंत्र के साथ हम काम कर रहे हैं। वहीं सर बताया जा रहा है कि 3 दिवसीय ये कार्यक्रम चलने वाला है, इसमें कई दिग्गज नेता भी जा रहे हैं। लेकिन प्रशिक्षण में कहीं ना कहीं देखा जाए तो सर मुख्यमंत्री के चेहरे की भी बात की जा रही थी, लेकिन वह अभी जो यहाँ पर देखा जाए तो किसी प्रकार का कोई नई बात बताई है। पोस्टर से कई जो गायब भी थे नेता, लेकिन अभी जो है सब एक मंच पर आकर जो प्रशिक्षण दिया जा रहा है, क्या है। भारतीय जनता पार्टी एक कैडर बेस पार्टी है। कैडर बेस पार्टी का उसका एक संवैधानिक एक ढांचा है और उस ढांचे के अनुसार ही एक ये प्रशिक्षण का कार्यक्रम है। इसके अंदर कोई राजनीतिक आधार के ऊपर कोई चेहरे की चर्चा परिचर्चा वो नहीं है, सिर्फ कार्यकर्ता को तैयार करना और संगठन को नीचे तक हम कैसे पहुंचाए, इसी की चर्चा होगी। जी प्रतीक रामलाल जी से ये पूछिए कि आखिरकार इस जगह देखा जाए तो कहीं ना कहीं परिवर्तन बीजेपी में रणनीति में देखने को मिलेगा। जी बिल्कुल रावल, ये बताएं कि क्या इस प्रशिक्षण शिविर के बाद में राजनीतिक प्रश्न को देखने को मिलेगा। देखिए राजस्थान के अंदर भारतीय जनता पार्टी पिछले 2018 के चुनाव में 0.5% वोटों के अंतर से हमारी सरकार चली गई थी, लेकिन उसके उपरांत जो भी चुनाव हुए, चाहे पंचायत राज के चुनाव हो चाहे जिला परिषद के चुनाव, उन चुनाव के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने एक अच्छा प्रदर्शन किया है। इसलिए राजस्थान की जनता कांग्रेस को नकार चुकी है, विश्वास सरकार खो चुकी है। अब ये औपचारिकता है सिर्फ, जो एक समय की बाध्यता है, कुछ समय बचा है। उस समय के बाद में कांग्रेस का इतिहास इस बात का साक्षी रहा है कि 156 सीटें लेकर आती है 1998 के अंदर, लेकिन 2003 में जाती है तो 56 सीटें कांग्रेस की रह जाती है। 2008 के अंदर सरकार बनती है, लेकिन 2013 के अंदर जाती है तो 21 सीटें रह जाती है। तो इतिहास इस बात का साक्षी है कि 56 सीटें फिर 21 सीटें, अब 11 सीटें कांग्रेस की आएगी। तो मुझे ये थे, हमारे साथ में रामलाल जी थे और यहाँ पर बता रहे हैं कि जिस प्रकार प्रशिक्षण जो दिया जा रहा है कार्यकर्ताओं को मजबूत करने के लिए, प्रदेश में 52,000 बूथ हैं, किस प्रकार का जो कार्यकर्ताओं को यहाँ पर प्रशिक्षण दिया जाएगा और आने वाले 2023 के चुनाव में कार्यकर्ताओं को यानी कि मजबूत किया जाएगा और जो इस प्रकार जो कुछ कार्यकर्ता अनएक्टिव भी हुए थे उनको एक्टिव करने की पूरी जो कवायद है इस प्रशिक्षण में देखने को मिलेगी। वहीं कहीं ना कहीं देखा जाए तो हेमंत, इस प्रशिक्षण शिविर से जो है भाजपा कार्यकर्ताओं में कई हर्षोल्लास का माहौल भी है और कई जो
नेता भी इसमें आए हैं, लेकिन अभी वसुंधरा राजे आई हुई नहीं है और कुछ ही समय में यहाँ पर आने वाली है। और कहीं ना कहीं बताया जाता है कि अब जो प्रदेश लेवल की जो राजनीति है वो यहाँ पर जो है भाजपा एक साथ एक मंच पर एक छत के नीचे जो है यहाँ पर देखने को मिल रही है। अहमद प्रतीक, अगर बड़े नेताओं की बात करें तो राजस्थान प्रदेश के कौन कौन से बड़े नेता इस प्रशिक्षण शिविर में शिरकत कर रहे हैं, हिस्सा ले रहे हैं? बिल्कुल बताना चाहूंगा कि राजस्थान के नेताओं की बात की जाए तो प्रतिपक्ष नेता जो है राजेंद्र राठौड़ अभी आ चुके हैं, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत यहाँ पर आ चुके हैं, कटारिया जी यहाँ पर अभी आने वाले हैं, और जो वहीं जो वसुंधरा राजे जो जो मुख्यमंत्री है वो भी यहाँ पर अभी कुछ देर में आने वाली है। और जो प्रदेश लेवल के जेपी नड्डा साहब है वो भी 12 तारीख का उनका प्रवास का यहाँ पर जो कार्यक्रम है, यहाँ पर जब देखा जाए तो प्रदेश व केंद्र को लेकर जो है जिस प्रकार यहाँ को भाजपा के कार्यकर्ताओं को मजबूती देने का जो इस प्रशिक्षण में काम होगा, जो कहीं ना कहीं 2023 के मिशन को फतेह किस प्रकार दिलानी है, ये भाजपा प्रशिक्षण केंद्र एक छत के नीचे एक समान संगठनात्मक रूप से जो है सभी कार्यकर्ताओं में खूब मारेगी। और जिससे कहीं ना कहीं देखा जाए तो कार्यकर्ताओं जो है एक मंच पर आकर सभी जो है यानी कि अपनी किस प्रकार इस आने वाले चुनाव में मजबूत हो सके और जो है इसकी रणनीति तैयार कर सके, वो आने वाले समय में मालूम चलेगी। लेकिन प्रशिक्षण के शिविर के 3 दिवस के बाद ही जो बताया जा रहा है कि जिस प्रकार अब आगे इस पर क्या जो है रणनीति बनेगी वो आने वाला समय बता पाएगा। दिखाइए जरा बाहर की क्या आखिरकार किस तरह की हलचल है, वहां पर किस तरीके से जो कार्यकर्ता पदाधिकारी पहुंच रहे हैं और तैयारियां कैसी है आखिरकार। और साथ ही साथ ये भी बताइए कि कल जब गृह मंत्री अमित शाह भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में कोर कमेटी के नेताओं से उन्होंने मुलाकात की थी, तो क्या कोई स्पेशल डायरेक्शन दिए गए, उनको भी इस प्रशिक्षण शिविर में आगे डिलीवर किया जाएगा बाकी नेताओं तक? जी बिल्कुल अहमद, मैं बताना चाहूँगा यहाँ पर जो है ये प्रशिक्षण शिविर के बाहर का जो हिस्सा है, यहाँ पर जो कई नेता जो हैं आ रहे हैं और जो अभी जो है इनका स्वागत के लिए भी जो कई महिला कार्यकर्ता भी हैं उनको तिलक लगाकर माथा लगाकर जो है इनको यानी कि आ रही हैं। और कहीं ना कहीं देखा जाए तो सर आप बताएं कि जिस प्रकार अमित शाह कल जयपुर दौरा था उसमें क्या मंत्र दिया था और क्या वो मंत्र यहाँ पर लेके आएंगे? अमित शाह जी सम्मान्य देश के गृह मंत्री है और कल का उनका दौरा उनके विभागीय कार्यक्रमों को लेकर के था। ये जो हमारा प्रशिक्षण वर्ग है ये उससे हट करके है, ये पार्टी का एक प्रोसेस है और कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण साल में एक बार होता ही है, तो उसी प्रोसेस को पूर्ण करते हुए प्रदेश भर के सभी कार्यकर्ताओं का ये प्रशिक्षण वर्ग यहाँ रखा गया है। बिल्कुल हेमंत, यहाँ पर देखा जाए तो साफ तौर से यहाँ पर जो है देखा जाए तो एक ही मंच के नीचे सब आए हुए हैं, जो वहाँ का जो मंत्र है जो वो। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए, लगातार अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। बहरहाल भारतीय जनता पार्टी का ये जो प्रशिक्षण शिविर माउंट आबू में आज से शुरू हो रहा है, तमाम नेताओं के पहुंचने का सिलसिला यहाँ पर जारी है। गजेंद्र सिंह शेखावत केंद्रीय मंत्री यहाँ पर पहुंच चुके हैं, गुलाब चंद कटारिया इसमें शिरकत करें, साथ ही साथ सतीश पूनिया पहले से यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, व्यवस्थाओं को भी उन्होंने देखा और कुछ ही देर में ये प्रशिक्षण शिविर यहाँ पर आज से आगाज हो रहा है। इसका 3 दिन तक प्रशिक्षण दिया जाएगा। 12 जुलाई तक बीजेपी का ये स्टेट ट्रेनिंग कैंप यहाँ पर चलेगा माउंट आबू में, तमाम तैयारियों के बीच में और वादियों के बीच में बीजेपी के नेता यहाँ पर मंथन करेंगे, चिंतन करेंगे कि आखिरकार 2023 में किस तरीके से पार्टी जनता के बीच में जाएगी, कैसे चुनाव लड़ा जाएगा, रणनीति क्या होगी, बूथ मैनेजमेंट आखिर क्या होगा। भारतीय जनता पार्टी जिस बूथ मैनेजमेंट के लिए जानी जाती है उसे माइक्रो मैनेजमेंट कहा जाता है और माइक्रो स्तर पर यानी कि बूथ से भी नीचे जाकर के पन्ना प्रमुख तक बीजेपी जो है अब वो संगठन को मजबूत करती है और वही चीजें यहां पर दिखाई देंगी। चलिए आगे बढ़ेंगे। उदयपुर में शांति व्यवस्था कायम है और शहर में भाईचारे और सद्भाव का माहौल देखने को मिल रहा है। ईद उल अजहा की नमाज चेतक सर्किल पर अदा की गई। संवेदनशील इलाकों में पुलिस बल की भारी तैनाती रही। लोगों ने नमाज के बाद एक दूसरे को गले लगा करके मुबारकबाद दी है। तो ये उदयपुर से खबर है जहां पर उदयपुर अब शांति की राह पर है। ईद उल अजहा का त्योहार आज शांतिपूर्वक हर्षोल्लास के साथ उदयपुर में भी मनाया जा रहा है। शहर में भाईचारे और सद्भाव का माहौल देखने में मिल रहा है। पुलिस प्रशासन की ओर से लोगों से ये अपील की गई है कि शांति सद्भाव के साथ आगे बढ़ें, त्योहार मनाएं, सभी एक दूसरे का सम्मान करें और साथ ही साथ अफवाहों से बचें। बहरहाल ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, संवेदनशील इलाकों में भारी पुलिस जाब्ता तैनात है और आज ईद की नमाज के बाद सभी ने एक दूसरे को गले मिलकर के ईद की मुबारकबाद दी है। शहर में जगह जगह पर पुलिस जाब्ता तैनात किया हुआ है
लोगों से शांति व्यवस्था कायम रखने की अपील है। भाईचारे और सद्भावना के साथ त्योहार मनाने की अपील है। तो संवेदनशील इलाकों में लगातार पुलिस बल की तैनाती की हुई है। आज की अगर हम बात करें, ईद के मौके पर भारी पुलिस जाब्ता है रोजाना की तरह ही, और उसमें बढ़ोतरी और की गई। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी कपिल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कपिल, किस तरीके से आज ईद का त्योहार मनाया जा रहा है उदयपुर में? देखिए, पिछले कुछ दिनों से जिस तरह से उदयपुर में तनाव का माहौल रहा है, ऐसे में आज पूरी तरह से शांति शहर में नज़र आ रही है। मैं इस समय चेतक सर्कल पर मौजूद हूँ और यहाँ पर पलटन मस्जिद यहीं पर स्थित है। मैं आपको तस्वीरें भी दिखाऊंगा, आप देखिए। पलटन मस्जिद यहीं पर है। सुबह जो ईद की नमाज अदा की गई थी, इसी चेतक चौराहे पर अदा की गई थी, जिसमें बड़ी तादाद में मुस्लिम समुदाय के जो लोग हैं वो यहाँ शामिल हुए थे और पूरी तरह से शांति व्यवस्था जो है वो यहाँ पर बनी हुई नज़र आ रही है। पूरे आपसी भाईचारे के साथ में यहाँ पर नमाज अदा की गई। सभी ने एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद भी दी और उसके बाद में आप देखिए कि पूरी तरह से शांति कायम रहे, किसी तरह की अव्यवस्थाएं ना हो, इसको लेकर पुलिस की जो टीम है वो हर जगह पर तैनात है। चेतक चौराहे पर आप देखिए कि बड़ी तादाद में जो पुलिस का जो जाब्ता है वो तैनात किया गया है। इसके अलावा पूरे शहर में जहाँ जहाँ भी संवेदनशील इलाके हैं सभी जगह पर पुलिस की टीम तैनात है, क्योंकि पुलिस चाहती है कि आज यदि शांतिपूर्वक तरीके से पूरा दिन निकल जाएगा, किसी तरह की अप्रिय जानकारी सामने नहीं आएगी, तो उदयपुर वासियों पर थोड़ी बहुत जो बंदिशें और लगी हुई है उसे भी खत्म करने की ओर आगे कदम बढ़ाया जाएगा। देखिए, कर्फ्यू में ढील है, हालांकि आज छुट्टी का दिन है, ऐसे में सड़कों पर आवाजाही कम है, लेकिन उदयपुर जो है पटरी पर लौटता हुआ नजर आ रहा है। उदयपुर में पिछले कुछ दिनों में किसी तरह की अप्रिय घटना की जानकारी नहीं आई है और आज भी अगर हम बात करें तो उदयपुर रेंज के आईजी प्रफुल्ल कुमार, एसपी विकास शर्मा और एडिशनल एसपी चंद्रशील ठाकुर जो हैं वो पूरी स्थिति पर नज़र बनाए हुए हैं। वे लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं, शहर में दौरे भी किए जा रहे हैं ताकि किसी भी तरह की अप्रिय घटना ना हो। लोगों को ये विश्वास रहे कि पुलिस की जो टीम है वो सुरक्षा के लिहाज से सड़कों पर तैनात है। ये कोशिश की जा रही है सोशल मीडिया के माध्यम से भी कि हर व्यक्ति को ये मैसेज दिया जाए कि किसी भी तरह की अफवाहों की, गलत जानकारियों की, भ्रामक जानकारियों का प्रचार सोशल मीडिया के मार्फत ना करें, क्योंकि एक फेसबुक पर एक वीडियो डाला गया था जिसे उदयपुर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए फेसबुक से उसे हटवाया। तो पुलिस की साइबर सेल पूरी तरह से एक्टिव है और आम जनता से भी लगातार अपील की जा रही है कि किसी भी तरह की गलत जानकारियों को सोशल मीडिया के मार्फत लोगों तक ना पहुंचाए, माहौल खराब करने की कोशिश ना करें, नहीं तो पुलिस उन पर कार्रवाई कर सकती है। जी हेमंत, क्या कपिल यहाँ पर इस वीडियो डालने वाले के खिलाफ भी कोई कार्रवाई पुलिस की ओर से की गई, इसको आइडेंटिफाई किया गया है? और साथ ही साथ ये भी जानना चाहेंगे कि देखिए कि लगातार पुलिस प्रशासन की ओर से उदयपुर के लोगों से शांति की अपील की गई है। आज भी पुलिस प्रशासन ने यही कहा कि सद्भावना के साथ, शांति के साथ सब अपना त्यौहार मनाएं, एक दूसरे का सम्मान करें। क्या इसका असर आम लोगों पर देखने को मिल रहा है? बिल्कुल, देखिए आप देखिए उदयपुर बहुत जल्दी नियंत्रण में आया है। जिस तरह के तनाव 28 जून के बाद देखने को मिले थे, लग नहीं रहा था कि उदयपुर इतनी जल्दी तनाव मुक्त हो जाएगा, लेकिन ये पुलिस के प्रयास थे, जिला प्रशासन की मुस्तैदी थी और सभी लोगों में विश्वास जगाने की जो कोशिश की गई थी कि उन्हें पूरी तरह से सुरक्षा मुहैया कराई जाएगी। जैसा कि उदयपुर में एडिशनल एसपी चंद्रशील ठाकुर ने जब यहाँ पर उन्होंने पदभार ग्रहण किया, इस मामले के बाद में उनका उदयपुर ट्रांसफर किया गया था, जैसे ही पदभार ग्रहण किया वो एक एक दुकान के वहां गए, दुकान जो सेंसिटिव इलाके थे वहां पर जाकर उन्होंने लोगों से अपील की कि वे दुकान खोलें, पुलिस उनकी सुरक्षा के लिए सड़कों पर 24 घंटे तैनात रहेगी। तो ये विश्वास दिलाने की कोशिश की गई थी और शायद पुलिस के इसी विश्वास के चलते जो लोग हैं वो जल्दी से जल्दी जो है वो आप देखिए कि ये जो उदयपुर की स्थिति है वो कंट्रोल में आने लगी थी और अब लगभग उदयपुर के सभी बाजार भी खुलने लगे हैं, सड़कों पर पहले की तरह आवाजाही नजर आने लगी है और पूरी तरह से स्थिति नियंत्रण में, लोगों के अंदर जो खौफ पैदा हुआ था उसमें भी कहीं न कहीं कमी आई है। जी हेमंत। कपिल, जो उदयपुर इस घटना से पहले का उदयपुर था, जिसकी हर किसी के जहन में छवि थी कि शांत है, सद्भावना का प्रतीक है और पूरी दुनिया के लोग यहाँ पर पर्यटन
के तौर पर भी लगातार आते रहे हैं, देश भर के लोग भी आते रहे हैं। क्या वो उदयपुर आज बाजारों में रौनक वही देखने को मिल रही है, पर्यटन स्थलों पर उस तरह की रौनक वापस से देखने को मिल रही है? देखिए, जिस तरह से तनाव उदयपुर में पैदा हुआ था, जिस तरह से इस शहर की छवि जो है पूरे देश में, दुनिया में खराब हुई थी, उसे सुधरने में कुछ समय लग सकता है। पर्यटन व्यवसाय एक बार पुनः पटरी पर आए, इसमें भी कुछ समय लग सकता है, लेकिन आप देखिए कि शहर अब पटरी पर लौटने लगा है। शहर के लगभग सभी बाजार खुलने लगे हैं और कुछ जगहों की अगर हम बात करेंगे, पर्यटकों की बात करेंगे, तो कुछ पर्यटक यहाँ पर आने लगे हैं। जैसा पहले देखा जा रहा था कि शहर में सभी होटलें लगभग पूरी तरह से खाली थी, लेकिन अब शहर में होटल्स की बुकिंग शुरू हो चुकी है, पर्यटकों का आना शुरू हो चुका है। पहले की तरह बहुत ज्यादा पर्यटक अभी तक यहाँ नहीं पहुंच रहे, दूसरे शहरों की ओर डाइवर्ट हो रहे हैं, लेकिन यहाँ के पर्यटन व्यवसाय से जुड़े लोग भी लगातार अपील कर रहे हैं कि अब शहर जो है वो शांति की ओर बढ़ चला है, पर्यटक जो है वो इस शहर में आकर सुरक्षित महसूस कर सकते हैं। तो ये माना जा रहा है कि एक बार फिर से बहुत जल्द पर्यटन व्यवसाय भी पूरी तरह से पटरी पर लौट आएगा और पर्यटकों का विश्वास इस शहर के प्रति एक बार फिर जगेगा। बिल्कुल कपिल, चलिए बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। लगातार अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। बहरहाल उदयपुर में भी ईद के मौके पर नमाज अदा की गई, शांति, सद्भावना और भाईचारे का संदेश दिया गया और साथ ही साथ अमन चैन की दुआ मांगी गई। तो वहीं ईद उल अजहा के त्यौहार पर जयपुर की ईदगाह में विशेष नमाज अदा की गई। मुस्लिम धर्मगुरुओं की ओर से अपील की गई है कि साफ सफाई का ध्यान रखें और सभी धर्मों की भावनाओं का सम्मान करें। एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद दी गई नमाज के बाद, और नमाज में से पहले ये अपील की गई कि सभी सद्भावना के साथ, शांतिपूर्ण, प्रेम और सौहार्द के साथ मिलजुल करके त्यौहार मनाएं, एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करें। ईद उल जुहा का त्यौहार मनाया जा रहा है। आज ईदगाह में नमाज अदा की गई। जयपुर के शहर मुफ्ती मोहम्मद जाकिर नौमानी साहब हमारे साथ में मौजूद है। क्या पैगाम आज यहाँ पर दे रहे हैं? आज बातचीत करेंगे सर। ईद उल जुहा का त्यौहार है, क्या बात आप रखें? ईद उल अजहा है, इस मौके के मुनासिबत से ख़ास तौर से इस बात का ख्याल और ध्यान रखा जाए कि गंदगी बिल्कुल ना हो, सफाई सुथराई का ध्यान रखा जाए। खुशी में, त्यौहार में गरीबों को, मिस्किनों को, पड़ोसियों को, रिश्तेदारों को, सबको शरीक किया जाए। किसी तरह की हमारे बिरादरान वतन को भी शिकायत न हो, तकलीफ न हो। हमारी वजह से किसी पड़ोसी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। इन सब बातों का ख्याल रखना ये अहम इबादत है। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो इससे अल्लाह की नाराज़गी हमें मिलेगी। इसके साथ साथ हमें अपने अंदर जो बुराइयां हैं उनकी भी कुर्बानी करनी चाहिए। आप लोग कैसे कैसे मना रहे हैं आज त्योहार? हम लोग, मैं जयपुर नगर निगम की ओर से पूरी टीमें बनाई गई है। पूरे लोगों को, जयपुर के बीच वासियों को ये बताना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ से नगर निगम की तरफ से ऊपर साफ सफाई के पूरे इंतजाम किए गए हैं। ईद का यही पैगाम है। ईद का मतलब ही खुशी होता है, तो हमें हंसी खुशी के साथ में अच्छी तरह सबको साथ लेके भाईचारे के साथ में अपनी ईद मनानी चाहिए। माशाल्लाह देखो, बहुत शांति के साथ ईद की नमाज हुई और अल्हम्दुलिल्लाह प्रशासन को सबका सहयोग रहा अल्हम्दुलिल्लाह। और आज कुर्बानी के साथ साथ हम अपनी बुराई भी ख़त्म करें, ये मैसेज हर एक ईमान वाले के लिए पहुँचे। और जो काट है उसके भी ध्यान रखें, सफाई का पूरा। जी बिल्कुल। किस तरह से ईदी वगैरह मिल गई आपको? मिल गई। कितनी ईदी मिली आज? 100 रुपये। जी, बच्चों का भी ध्यान रखेंगे, बच्चों का खास दिन है आज। कितनी ईदी मिली आज आपको? अब लेंगे जाके ईद? नमाज हो गई, अब लेंगे। कौन कौन देंगे ईदी? कौन कौन ईदी देंगे? अब्बू देंगे? हाँ। और कुर्बानी का एहतमाम ऐसे रास्तों में और ऐसी जगह ना करें जो गंदगी फैले। सबसे पहले तो सबको ईद की मुबारकबाद, ईद की बहुत बधाई। पिछले कुछ सालों में ईद, कोविड की वजह से ईद की नमाज में लोगों में थोड़ी दहशत थी, जोश कम था। आज ये देखने को मिल रहा है कि जिस तरह की, जैसे एक जंग जीत के आदमी आ जाता है, तो हम कोविड की जंग तो जीत गए हैं और कोविड की लड़ाई के बाद में आज आम आदमी अपनी रूटीन की लाइफ में निकलने को तैयार है। बहुत हर्षोल्लास के साथ ईद की नमाज अदा की गई और लोग कुर्बानी भी कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो आप हैं माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन राजस्थान के रफीक खान। ईदगाह में यहाँ नमाज अदा की गई, बाकायदा खास इंतजाम किए गए, तमाम लोगों के ख्यालात आपने सुने। सबसे खास बात इस बार साफ सफाई का पूरा ध्यान रखा जाए,
किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस ना पहुंचाई जाए और सोशल मीडिया का या किसी भी तरह की ऐसी पोस्ट का इस्तेमाल ना हो जिससे किसी की भी धार्मिक भावना आहत हो। हमारी तरफ से भी तमाम प्रदेशवासियों को, देशवासियों को ईद उल जुहा की तहे दिल से मुबारकबाद। कैमरा पर्सन अविनाश के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से। तो ईद उल अजहा का त्योहार हर्षोल्लास के साथ देश भर में मनाया जा रहा है और साथ ही साथ प्रदेश में भी त्योहार हर्षोल्लास के साथ, भाईचारे के साथ, अमन और चैन के पैगाम के साथ मनाया जा रहा है। अलग अलग जगहों की तस्वीरें, जहां पर दौसा, सवाई माधोपुर, सीकर, भरतपुर, राजसमंद, अजमेर की तस्वीरें हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर। तमाम जगहों पर ईद की नमाज अदा की गई और इस नमाज के बाद एक दूसरे को गले लग करके मुबारकबाद दी गई। साथ ही नमाज के दौरान देश भर में, प्रदेश में भाईचारे और अमन का संदेश देते हुए अमन और चैन की दुआ मांगी गई। वहीं एक दूसरे को बधाई दी गई है। साथ ही साथ संदेश और पैगाम यही दिया गया है कि सब मिलजुल करके भाईचारे के साथ ये पूरे देश में पैगाम पहुंचे कि सब मिलजुल करके भाईचारे के साथ इस त्योहार को मनाएं, एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करें। इसी बीच कोटा से बड़ी खबर, जहां पर तेज रफ्तार का कहर टूटा है। असंतुलित होकर के एक तेज रफ्तार से निजी बस पलट गई। 25 से ज्यादा यात्रियों के घायल होने की खबर है। 3 लोगों की हालत नाजुक बताई जा रही है। रजोपा गांव के पास यह हादसा हुआ। बस में सवार करीब 50 लोग थे। मध्य प्रदेश के श्योपुर से यह बस कोटा जा रही थी और निजी बस घुमाव पर अचानक से पलट गई। घायलों का इटावा अस्पताल में फिलहाल इलाज जारी है। हादसे के बाद की तस्वीरें, जैसे ही लोगों को पता चला, आसपास के लोग भी मौके पर पहुंचे और घायलों को इस बस से निकाल करके अस्पताल पहुंचाया गया। ज्यादा जानकारी के साथ कोटा से सहयोगी ओम प्रकाश फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। ओम, क्या जानकारी, कैसे हादसा हुआ, अभी क्या अपडेट है? जी, फिलहाल जो इटावा अस्पताल है वहाँ घायलों को लेके आया जाया गया है। 25 से अधिक जो यात्री है वहाँ उनको भर्ती करवाया गया है और जिसमें से 3 की जो हालत गंभीर जो बताई जा रही है। उन घायलों को कोटा भी रेफर किया गया है। बड़ा हादसा आज कहा जा सकता है। ये सुबह सुबह अचानक जब हादसा हुआ तो हालांकि पुलिस और प्रशासन मौके पर पहुंच गया है और रेस्क्यू ऑपरेशन भी शुरू कर दिया गया है। राजोपा गांव के पास ये तेज रफ्तार जो निजी बस थी वो पलटी है। इस बस में करीब 50 से अधिक यात्री जो है वो सवार बताए जा रहे हैं और ये एमपी के श्योपुर से निजी बस जो है कोटा जा रही थी। इसी दौरान ये, क्योंकि कोटा से सटी हुई एमपी की सीमा है तो उसमें कोटा ग्रामीण और एमपी के ज्यादातर जो है यात्री इसमें सवार थे और 3 जो यात्री हैं उनकी हालत फिलहाल गंभीर जो है बताई जा रही है। उनको कोटा रेफर किया गया है और उसमें जो घायल हैं 2.5 दर्जन से अधिक, उनमें से बच्चे और महिलाएं भी हैं। तो कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि बड़ा हादसा आज कोटा के ग्रामीण इलाके में पेश आया है। उस दौरान रेस्क्यू करने में भी काफी दिक्कतें आई, इसलिए कि जो यात्री है, जो घायल हैं, उनको पहुंचाने में, क्योंकि बारिश का दौर भी वहां शुरू हो चुका है। तो फिलहाल पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पे पहुंचे, रेस्क्यू किया गया है और यात्रियों को जो गंभीर घायल है उनको कोटा रेफर कर दिया गया है और जो दूसरे हैं अलग अलग अस्पतालों में, कोटा ग्रामीण के इटावा सहित अन्य अस्पतालों में जो है भर्ती कराया गया है। उनमें से बच्चे और महिलाएं भी है। एक बड़ा हादसा कहा जा सकता है कि वहां चीख पुकार सुनी गई। बहुत ही हृदय विदारक तस्वीरें भी वहां सामने आई। जो बीच सड़क पर ये जो निजी बस थी तेज रफ्तार वहां पलट गई थी और जो आसपास के जो निकलने वाले वाहन थे, वाहन में सवार लोग थे, उन्होंने पुलिस और प्रशासन को सूचित किया। उन्होंने यात्रियों को वहां अस्पताल पहुंचाने में मदद की। हालांकि घायल यात्रियों की संख्या ज्यादा थी, इसलिए जो दोपहिया वाहन चालक थे उन्होंने वो ज्यादा कुछ कर नहीं पाए, लेकिन जल्द आनन फानन में एम्बुलेंस को बुलाया गया और पास के अस्पताल में भर्ती करवाया गया। तो दर्दनाक हादसा कहा जा सकता है। फिलहाल ये कहा जा सकता है कि यात्रियों का जो गंभीर घायल है उनका या रेफर किया गया है और फिलहाल उनका जो सामान्य चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और इसी बीच राजधानी जयपुर से बड़ी खबर। जयपुर में चोरों के हौसले बुलंद है और विधानसभा के पास के दुकानों में चोरी की वारदात को चोरों ने अंजाम दिया है। जानकारी के अनुसार किराना और मेडिकल की दुकान में चोरी की वारदात की गई है। दुकान के ताले तोड़कर
दुकान के ताले तोड़कर चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया। लाखों का माल लेकर के यहां से चोर फरार हो गए। किराना और मेडिकल की दुकान में चोरी की वारदात हुई है। तस्वीरों में देखिए किस तरीके से शटर को नीचे से तोड़ा गया, उसके बाद चोर दुकानों में दाखिल हुए और यहां पर चोरी की वारदात को अंजाम देकर के फरार हो गए। बहरहाल ये पहली दफा नहीं है जब इस इलाके में इस तरह की वारदातों को अंजाम चोरों ने दिया है। महज चंद मीटर की दूरी पर ही यहाँ पर जो है थाना है। पुलिस थाने के पास में इस तरह से चोरी की वारदातें बड़ा सवाल खड़े कर रही है। पुलिस की गश्त पर भी लाखों का माल चोरी किया गया है। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। किराना और मेडिकल की दुकान में चोरी होने की खबर है और इसके बाद देखिए कि किस तरीके से पूरी दुकान को तहस नहस करके चोर यहां पर पूरा सामान फिरा करके चले गए और यहां भीतर से चोरी की वारदात को अंजाम देकर के और फरार हो गए। तो राजधानी जयपुर में चोरों के हौसले बुलंद हैं। ये विधानसभा के पास की दुकानों में चोरी हुई है। कुछ ही दूरी पर पुलिस थाना और इसके बावजूद चोरों की निगाहें इस पूरे इलाके में जिस तरह से चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया है वहां पर गश्त को लेकर के भी सवाल खड़े हो रहे हैं। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी विष्णु शर्मा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। विष्णु, कैसे ये पूरी की पूरी वारदात अंजाम दी गई है, अभी क्या जानकारी है आपके पास? देखिए, जो घटना है ये देर रात की है। देर रात को करीब 3 से 4 दुकानों के ताले वहाँ पे बदमाशों ने तोड़े हैं और सबसे पहली बड़ी बात, कुछ दुकानों के ताले तोड़े गए। वहीं पर एक जो डिपार्टमेंट स्टोर था उनका बदमाशों ने शटर तोड़ करके उसके बाद में सेंधमारी की और लाखों रुपए का सामान वहां से चुरा करके ले गए। दुकान वाले से जब हमारी बातचीत हुई तो उनका कहना था कि ये ऐसी पहली मर्तबा नहीं है, इसके पहले भी 3 बार इन्हीं दुकानों में इसी घटना मतलब के आसपास 3 बार भी पहले वारदातें हो चुकी थी। ऐसे में 4 बार यहाँ पे चोरी की वारदात हो गई, लेकिन पुलिस अभी तक है एक बार भी आरोपी को गिरफ्तार नहीं कर सकी ऐसे दुकानदारों को आरोप है। और ये वो इलाका है जो कि लालकोठी में विधानसभा के आसपास का क्षेत्र है जहाँ पे सबसे ज्यादा गश्त व्यवस्था रहती है। लेकिन इस पूरी घटना के बाद में व्यापारियों में जो है उनका आक्रोशन का कहना है कि पुलिस की गश्त जो है रात को नियमित थी। ऐसे में ये जो वारदात को बदमाशों ने वापस से एक बार फिर से अंजाम दिया। बहरहाल अब चूंकि पुलिस मौके पर पहुंची है, उसके बाद में व्यापारी की शिकायत भी वहां तक पहुंच गई है, तो ऐसे में आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों के आधार पर वापस से बदमाशों को चिन्हित करके और उनको गिरफ्तारी करने की बात पुलिस कह रही है। जी विष्णु, ये घटना जो है वो पुलिस की गश्त व्यवस्था पर भी सवाल खड़े कर रही है कि आखिर देखिए कुछ ही दूरी पर यहाँ पर पुलिस थाना है, जिसमें हम देखें तो विधानसभा की एक तरफ जो है वो पुलिस थाना है, इसके बावजूद इस तरह की घटनाएं यहाँ पर होना। दुकानदारों को यही कहना है कि जो ये इलाका है बड़ी पाश कॉलोनी है, पाश कॉलोनी के अलावा यही पास में ज्योतिनगर थाना है, वहीं पर मेन रोड पर सहकार मार्ग है। तो ऐसे में आसपास के इलाके में उनका लगातार आरोप यही है कि गश्त व्यवस्था पे वो लोग सवाल उठा रहे हैं। उनका कहना था कि देर रात को पुलिस की गश्त में जो है चूक रही है, जिसकी वजह से बदमाशों ने मौका पा करके वापस से एक बार फिर से इसी दुकानों को निशाना बनाया है और एक ही दुकान को 4 बार निशाना बनाना बड़े सवाल खड़ा करता है। बिल्कुल विष्णु, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। तो चोरों के हौसले विधानसभा के इलाके में बुलंद है। राजधानी में चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया। और भरतपुर से बड़ी खबर, जहां पर भीषण सड़क हादसा हुआ। एक ट्रेलर ने ट्रैक्टर को टक्कर मारी, इससे यह सड़क हादसा हुआ। ट्रेलर और ट्रैक्टर के 2 टुकड़े हो गए हैं। हादसे में एक युवक की मौत होने की खबर है, 2 लोगों के घायल होने की भी जानकारी सामने आ रही है। भरतपुर के रूपबास रोड पर ओडेल गद्दी मोड़ के पास की यह घटना है। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। इस हादसे के बाद की तस्वीरें। घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। एम्बुलेंस में हादसे में एक युवक की मौत होने की खबर है। 2 लोग घायल हुए हैं जिन्हें अस्पताल पहुंचाया गया है, जहां पर उनका इलाज शुरू किया गया है। तो भरतपुर से ये तस्वीरें जहां पर भीषण सड़क हादसा हुआ है। दरअसल जानकारी के अनुसार एक ट्रेलर ने ट्रैक्टर को टक्कर मारी और इसी दौरान ट्रेलर और ट्रैक्टर के 2 टुकड़े हो गए। भरतपुर में भीषण सड़क हादसा हुआ है, एक युवक की जान गई है। 2 अन्य लोग अभी भी घायल हैं, जिनको अस्पताल में पहुंचाया गया है। और जो जानकारी अभी सामने आ रही है उसके मुताबिक हम आपको बता दें कि दरअसल ये जो टक्कर है वो तेज रफ्तार ट्रेलर और ट्रैक्टर के बीच में हुई और उसके बाद ट्रैक्टर पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। उसकी तस्वीरें हैं और इससे से अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी ज्यादा स्पीड में ट्रेलर रहा होगा जिसने ट्रैक्टर को टक्कर मारी। और जिस दौरान ये टक्कर हुई उस दौरान ट्रेलर की स्पीड आखिरकार क्या रही होगी, जिससे पूरा का पूरा जो ट्रैक्टर है वो क्षतिग्रस्त हो गया है। उसके 2 टुकड़े हो गए हैं और इसमें एक युवक की जान गई है। 2 अन्य लोग जो गंभीर रूप से घायल हैं
जिन्हें अस्पताल पहुंचाया गया है। जैसे ही लोगों को जानकारी मिली, काफ़ी संख्या में लोग मौके पर पहुंच गए और पुलिस को भी इसकी सूचना दी गई। साथ ही घायलों को अस्पताल में एडमिट किया गया है, जहां पर उनका इलाज शुरू किया गया है। ज्यादा जानकारी के साथ भरतपुर से हमारे संवाददाता दीपक पुरी फोनलाइन पर हैं। दीपक, क्या जानकारी? हेमंत, ये भीषण सड़क हादसा है। ये ट्रेलर और ट्रैक्टर में आपस में जोरदार भिड़ंत हुई है और इस घटना में एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई है और 2 युवक गंभीर रूप से घायल है। ये भरतपुर रूपा जो रोड है, वहां पर ऑनरेल गद्दी मोड़ है, वहां पर ये घटनाक्रम हुआ है। घटना इतनी जबरदस्त थी, दोनों में इतनी जबरदस्त दुर्घटना हुई कि ट्रेलर और ट्रैक्टर दोनों को ही परखच्चे उड़ गए। तस्वीरों में साफ नजर आ रहा है कि किस तरह से हालात जो दोनों की है वो बन गई है। उसके बाद पुलिस जो है वो मौके पर पहुंची। रूपाट थाना पुलिस ने जो मृतक शव था उसके शव को रूपाट के सीएचसी में रखवाया और वो घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद हायर सेंटर के लिए रेफर किया गया और पूरे घटनाक्रम की जो है पुलिस अब जांच कर रही है। जी अहमद जी, पहले भी इस तरह के ऑडेल मोड़ पर कई हादसे हुए हैं और अमूमन यहाँ पर तेज रफ्तार ही हादसों का कारण बनती है। दीपक, देखिए, तेज रफ्तार हादसों का कारण बनती है, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं लापरवाही जो है वो भी नजर आती है, क्योंकि एक भीषण मोड़ है और वहां पर ना तो कोई सांकेतिक बोर्ड लगे हुए हैं जिससे कि लोग जो है कंट्रोल करें और उसी के कारण ये जो हादसे हैं वो होते हैं। अचानक मोड़ पर जब स्पीड में वाहन जाते हैं तो एक दूसरे आमने सामने टकरा जाते हैं और उसके बाद ये जो हादसे हैं वो देखने को मिलते हैं। पहले भी ऐसे कई हादसे हुए हैं और यही इसी मोड़ पर ज्यादा जो हादसे हैं वो देखने को मिलते हैं। ऐसे में वहां पर सांकेतिक बोर्ड वगैरह लगाने की जरूरत है जिससे कि ऐसे हादसों पर लगाम लग सके। जी बिल्कुल दीपक, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो ये बड़ा हादसा हुआ है, ट्रेलर और ट्रैक्टर के बीच में जोरदार भिड़ंत हुई, एक व्यक्ति की मौत हुई है। और इसी बीच खाजूवाला से खबर है कि लगातार बेहतरीन मौसम के साथ साथ खाजूवाला में भारी बारिश हुई है और खाजूवाला इस वक्त तरबतर है। बीकानेर के खाजूवाला में जोरदार बारिश होने की जानकारी सामने आ रही है। बारिश की वजह से खेतों में भी पानी भर गया है, पानी से खेत लबालब हो गए हैं और अब जो किसान हैं वो खेतों से पानी निकालने में जुटे हुए हैं। लगातार बारिश की वजह से किसानों की मुश्किलें भी अब बढ़ती हुई नजर आ रही है। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। अगले 48 घंटों के लिए मौसम विभाग की ओर से रेड अलर्ट इलाके में जारी किया गया है। भारी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने पहले ही चेता दिया था कि कुल 13 जिले हैं जहां पर भारी बारिश की संभावना है। बीकानेर के खाजूवाला में तेज बारिश हुई है और इसके बाद खेतों में पानी भर गया। किसानों को आशंका है कि इस पानी की वजह से फसलें तबाह हो सकती हैं, जो अभी बुआई हुई है वो नष्ट हो सकता है, बीज नष्ट हो सकता है और इसीलिए किसान जुट गए हैं खेतों से पानी निकालने को लेकर के। तस्वीरें खाजूवाला की तस्वीरें हैं जहां पर किसानों के चेहरे पर अब चिंता की लकीरें आ सकती है, क्योंकि लगातार जिस तरीके से बारिश हुई है और अगर आने वाले घंटों में भी बारिश का ये दौर जारी रहता है तो परेशानी पैदा हो सकती है। और इसी के साथ ही बुलेटिन फिलहाल नहीं, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान। नमस्कार।